Hello students, welcome back to our channel, and I also welcome all the students on our app as well. And thank you for all the love and support you've shown to us, dear children. And some children have written wonderful reviews of our app. I am really thankful to you all. नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबके नेम्स भी लेकर आऊँगी, ठीक है, कि नेम्स किस बच्चे ने कितना अच्छा रिव्यू लिखा है. थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली I would say thankful, and I'm really very happy that you are being benefited from it. As I have told you so many times that everything is entirely free. Those of you who don't know about it, हमने एक ऐप अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें हम ICSE का मैथ्स का, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का भी फ्री में पूरा सिलेबस आपको देने वाले हैं. वीडियो लेक्चर्स प्लस द नोट्स एंड द PDF एंड टेस्ट, एवरीथिंग, इट्स वट एवर यू नीड. और धीरे धीरे हम उसमें और भी सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक है. तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. तो ये हमने अभी पढ़ लिया है कि सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है. हमने मोनोकोट और डाइकोट दोनों सीड्स के स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं, ठीक है. अब हम ये बात कर रहे हैं कि पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब सीड बन चुका है. अब वो सीड प्लांट में कैसे कन्वर्ट होगा. तो जो सीड बना है छोटा सा, उसमें से दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल, है ना. प्लूम्यूल गिव्स राइज टू द शूट एंड रेडिकल गिव्स राइज टू द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, जो भी नया प्लांट बनने वाला है. तो जो प्रोसेस है जिससे कि सीड उस छोटे से सैपलिंग में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है. तो जर्मिनेशन आपकी जो बुक में डेफिनेशन दे रखी है कि जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सीडलिंग डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो से कैसे छोटा सा नन्ना सा प्लांट कम्स आउट ऑफ दैट एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन. Okay, so now we'll just read out the theory and see whatever is given there. The seed contains a dormant embryo. We know that as a result of the fertilization, the zygote is formed and gives rise to the embryo. And in a dry state, the embryo is inactive. That means if the seed is not supplied with the proper suitable environmental conditions, तो जो seed है it will remain in an dormant stage, वो active नहीं होगा. अब proper conditions क्या हैं? It needs sunlight, it needs water and it needs oxygen. ये तीन आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए. सनलाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए. हमारी जितनी भी सारी हमारी या प्लांट्स की या और दूसरे एनिमल्स की जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जहाँ पे कि एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, जो कि हमारी सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज जो हमें चाहिए दैट इज़ 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ये सब के लिए, प्लांट्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी नॉर्मली यही रेंज होती है, जहाँ पे कि टेम्परेचर की रेंज जिसमें कि हमारे सारे मेटाबॉलिकल फंक्शंस होते हैं एंड हमारे सारे एंजाइम्स अपनी बेस्ट एक्टिविटी शो करते हैं, सारी की सारी चीज़ें अपनी पीक पे होती हैं. मतलब दिस इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, बेस्ट टेम्परेचर, ठीक है. तो अब क्या दे रखा है कि ड्राई सीड जो है, जब सीड के पास मॉइस्चर नहीं है तो एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेट में रहता है. इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी और अ पीरियड ऑफ रेस्ट. ओके, अब बाहर से तो हमें दिख रहा है कि सिर्फ एक सीड पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर क्या हो रहा है सीड के कि हर समय सारी उसकी जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो चलती रहती है. जैसे इट कीप्स ऑन रेस्पायरिंग, जो उसका थोड़ा बहुत फूड है वो उसको यूज़ करता रहता है और अपना डाइजेशन चलता रहता है. मतलब वहाँ पे भी वो जिंदा है, इट इज़ अलाइव. मे बी इट इज़ नॉट शोइंग ग्रोथ बट इट इज़ स्टिल अलाइव. So outwardly it appears to be without life, but in fact all the chemical activities of life are going on within it and they are very slow. और बहुत slow है, इसीलिए बहुत कम food utilize होता है. Dry seed जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, CO2 दे रिलीज CO2 एंड वो भी बहुत बहुत कम क्वांटिटी में, और थोड़ी सी हीट भी रिलीज करते हैं. आपको मैंने पहले भी बताया था, आपकी जो मम्मी छोले भिगोती हैं या राजमा भिगोती हैं, ये सब भिगोती हैं ना, तो वो जो है वो अगर उनको स्पेशली आप अगर मूंगी दाल को स्प्राउट करोगे तो अगर उसमें आप पानी नहीं डालोगे, थोड़ा कम पानी रखोगे, तो उसमें से स्मेल आने लगती है, क्योंकि वो जो एरोबिक जो रेस्पिरेशन चल रही थी वो एनारोबिक पे कन्वर्ट हो जाती है. मतलब इट स्टार्ट्स गिविंग आउट CO2 और वो नाइट्रोजन भी प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे वो स्मेल आती है. तो चलो यानी वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल. तो अभी हम ये एक ड्राई सीड्स की बात करें कि ड्राई सीड जो है वो भी रेस्पायर करते हैं, उनमें सारी मेटाबॉलिक फंक्शंस चलते रहते हैं. जब हमने एक सीड को प्रॉपर कंडीशंस दे दी,
मतलब if we provide a seedling with the optimum temperature, water and the air, that is the oxygen, it becomes active and starts growing into a seedling. तो जब हमने सारी प्रॉपर कंडीशंस उसको प्रोवाइड कर दी तो वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन. तो ऑल द चेंजेस लीडिंग टू द कन्वर्जन ऑफ अ सीड इनटू अ नाइस सीडलिंग, स्मॉल लिटिल सीडलिंग, इज नोन एज germination. Okay, so germination is the process of formation of a seedling developed from the embryo. अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर जैसे आपका सीड बना है, जो सीड फर्टिलाइज बन गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब आपका एम्ब्रियो है अंदर, फिर भी क्या होगा कि थोड़ा टाइम लगता है उसको भी जर्मिनेट होने में, उसको अपने रेडिकल और प्लूम्यूल बनाने में. इट टेक्स अ लिटिल टाइम. ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट बाद प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाती है. तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हर सीड है, इट गोज थ्रू अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी ड्यूरिंग विच इट अंडरगोज फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन. मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो सीड कुछ दिनों तक चुपचाप शांति से बैठा रहता है और उस प्रोसेस, उस दौरान, उस पीरियड में उसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसके ड्यूरिंग या विद द हेल्प ऑफ दोज बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट सीड प्रिपेयर्स इटसेल्फ. वो अपने आप को तैयार करता है कि हाँ, मुझे आगे जाके मैच्योर होना है और एक प्लांट में कन्वर्ट होना है, या इट हैज़ टू गिव राइज टू सो मेनी स्ट्रक्चर्स. तो धीरे धीरे उसके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं एंड इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द फर्दर ग्रोथ. अब यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस दे रखे हैं विच आर इसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सीड और ऑफ एवरी सीड. हमें कौन सी कंडीशंस इसेंशियल हैं? वाटर, सूटेबल टेम्परेचर एंड एयर. ये तीन चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए, नहीं तो सीड्स जर्मिनेट नहीं कर सकते. तो सबसे पहले क्या है? वाटर. अब वाटर जो है वो उसको उसकी सीड की नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन से मिलता है. मतलब वो सॉइल में है, अगर हम सॉइल को प्रॉपर वाटर करते रहेंगे जहाँ पे हमने वो सीड डाला हुआ है, अगर उस सॉइल में मॉइस्चर होगा तो सीड विल कंटिन्यू अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड इट विल ग्रो. उसकी जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं उनके लिए वाटर उसको मिलता रहेगा. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो जितने भी मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं वो ड्राई स्टेट में नहीं हो सकते. वी नीड सम एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फॉर दोज केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस. बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जो भी केमिकल रिएक्शंस किसी लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, लिविंग बीइंग के अंदर होते हैं, उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोल देते हैं. सिंपल. ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ या नहीं बताया, आई डोंट नो, याद नहीं है मुझे. तो एक लिविंग एंटिटी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वी कॉल देम बायोकेमिकल रिएक्शंस. कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, सिंपल सी बात है. ओके, अब क्या कह रहे हैं कि द सीड ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, दैट इज फ्रॉम द सॉइल इन नेचुरल कंडीशंस. द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ द सीड. सीड जो है वो अपने सीड कोट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन मेन जो वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है वो कौन से पार्ट के थ्रू होता है? थ्रू माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल के थ्रू सीड जो है वो मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्ब करता है. और वाटर उसके लिए क्यों ज़रूरी है, वाटर के क्या फंक्शन है एक जर्मिनेटिंग सीड के अंदर, वो हम देख लेते हैं. कि सीड जो है जब पानी को एब्जॉर्ब करता है तो इट कीप्स ऑन अब्जॉर्बिंग वाटर, इट स्वेल्स अप, स्वेल करता है और उसका जो सीड कोट है वो रप्चर हो जाता है. जब सीड ग्रो करता जाता है साइड में तो उसका सीड कोट जो उसकी कवरिंग होती है वो रप्चर होती है एंड देन दी रेडिकल comes out and forms the root system. तो रेडिकल निकल आता है, जब सीड को रप्चर होता है तो रेडिकल निकल आता है एंड इट गिव्स राइज टू द रूट सिस्टम. अब वाटर और क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट इज़ इसेंशियल, नेसेसरी दे रखा है, इसेंशियल, उसके बिना हो नहीं सकता. इट इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट अपॉन द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलिडन्स और एंडोस्पर्म so that it may convert into a diffusible form and it can be utilized by the growing embryo. मतलब जो फूड है वो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि हमारा जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो उसको यूज़ कर सके, उससे नरिशमेंट डिराइव कर सके और एक नन्हा सा आपका सैपलिंग बन के तैयार हो जाए. तो दैट इज़ वाई वाटर इज़ वेरी इसेंशियल. जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ भी दे रखा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो वाटर के बिना नहीं हो सकता. कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो हो सकते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन वाटर के बिना नहीं हो सकते.